ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਰਸਿੰਘਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ सोशल एक्टिविस्ट माया विश्वकर्मा तो। जी माया जी, स्वागत है आप जी का। थैंक यू सबको, सत श्री अकाल जी। माया जी, आपने मध्य प्रदेश के एक गांव मेहर गांव में जन्म लिया, वहाँ से चल फिर अमेरिका में सेटल हुए। तो ये गांव से लेकर जो अमेरिका तक का सफ़र है, इस संघर्ष के बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। आई एम सो फॉर्चुनेट टू बी हेयर। और गांव की बात करूँ तो गांव वास्तव में बड़ा छोटा सा गांव है। वो हम लोग ज़िले के आखिरी विलेज में हैं, तो वो सब चीज़ों से कटा हुआ है। वहाँ बिजली नहीं, पानी नहीं उस ज़माने में। तो उस गांव में आमतौर से जो लड़कियां हैं वो उनको पढ़ने में कठिनाई होती थी, क्योंकि वहाँ 8वीं तक स्कूल था। लेकिन मेरे केस में मेरे पिताजी ब्लैक स्मिथ कारपेंटर के परिवार में मैं जन्मी, तो वहाँ थोड़ी सोच अलग थी। तो माताजी ने इनकरेज किया कि और पढ़ना है। तो 8वीं के पढ़ने के बाद फिर दूसरे गांव जाना पड़ा मामा के यहाँ, फिर उसके बाद और दूसरा गांव, फिर उसके बाद कॉलेज। तो जबलपुर आए तो क्या हुआ कि ऐसे में कठिनाइयाँ तो बहुत हैं, क्योंकि जब आपके गांव में उस तरह से परिस्थिति नहीं हो और लड़कियों की ख़ास तौर से वहाँ शादी 12, 15, 18 साल में वहाँ हो ही जाती थी। तो हम लोगों का भी ऐसे ही वो होता, लेकिन कुछ पारिवारिक चीज़ें अच्छी रहीं तो हमको मौका मिला। और संघर्ष तो ये पूछे कि मध्य प्रदेश मतलब हिंदी बेल्ट है, और उसमें आपकी सारी पढ़ाई हिंदी में होती है। और हिंदी से अंग्रेजी सीखना, वो भी बड़े होके, लाइक कॉलेज के बाद। और फिर कॉलेज करने के बाद फिर मुझे एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में, वहाँ रिसर्च करने का मौका मिला। तो मास्टर का रिसर्च वहाँ किया। फिर उसके बाद जगह नहीं छोड़ी कि नहीं अब और आगे बढ़ना है, क्योंकि छोटे गाँव से दूसरी दुनिया देखते हैं, दूसरा शहर देखते हैं, तो लगता है कि हम कितना आगे और जा सकते हैं। तो वो जो भूख है वो लगी रही शुरुआत से। और उसके बाद एम्स में करते करते एक बार मुझे अमेरिका में कॉन्फ्रेंस में आने का मौका मिला। मेरा जो अपना मास्टर का रिसर्च पेपर था वो सिलेक्ट हुआ यहाँ पिट्सबर्ग में, तो मैं वहाँ कॉन्फ्रेंस में आई। और फिर जब अमेरिका की दुनिया देखी तो लगा कि ये देश तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही मतलब अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ रिसर्च में, साइंटिस्ट के लिए बड़ा स्कोप है, तो हमको इधर ही पढ़ने आना है। तो वापस जाके फिर पढ़ाई करने के बाद जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते उनके बाद फिर मैं यहाँ 2007 में आई, फिर 9 में आई यहाँ पर। तो तब से फिर मैं यहाँ पे रहते हुए फिर लगा कि गांव तो अपना गांव है, संघर्ष तो चलता ही रहेगा। तो एक तरह से जो लोग कहते कि नहीं अब पढ़ने के बाद, नौकरी के बाद आप सेटल हो जाएंगे और अब लाइफ अच्छी हो जाएगी, तो मेरे रास्ते में ये सब चीज़ें नहीं आई कि अच्छी हो जाएगी और सेटल हो जाएंगे। वो मुझे लगता है कि लगातार संघर्ष जो बचपन से किया है वो आज भी जारी है, और फिर इसलिए दूसरा रास्ता चुनाव की कुछ अलग करना है। विश्वकर्मा फाउंडेशन के बारे में बताइए। जी, तो मैं जैसे पीएचडी करने यहाँ आई, फिर उसको ड्रॉप के बाद फिर मैंने रिसर्च में मेडिकल साइंस में काम करना शुरू किया यूसीएसएफ सैन फ्रांसिस्को में। और वहाँ करते करते मुझे लगता था कि लैब में जो हम काम करते हैं वो मिलियंस का, बिलियंस का मतलब प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर। लेकिन मैं जब अपने गांव वापस जाती हूँ तो मेरा गांव तो वैसा ही है, आज भी वहाँ स्कूल नहीं है। और ख़ास तौर से लड़कियों की ऐसी समस्याएं जो हम पीरियड को लेके, मेंस्ट्रुएशन को लेके और ओवरऑल मतलब उनका डेवलपमेंट को लेके चर्चा ही नहीं होती समाज में। ना हमारा समाज तैयार है, ना सिस्टम तैयार है। और वो परेशानियाँ मेरी अपनी भी थी जब मैं वहाँ स्कूल में थी 9th 10th में। तो जब पहली बार पीरियड्स हुए और उसके साथ साथ जो भ्रांतियाँ, जो टैबूज़, उसको लेके मैं करीब 10 साल तक और आगे लेती रही, क्योंकि मैं उन चीज़ों से अनजान थी कि इसके बारे में पढ़ना और बताना, मतलब हमें एक लड़की को तैयार करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम नहीं बना। तो मैं भी कहीं ना कहीं बीमारी के शिकार होकर फिर लगा कि अमेरिका जब आई तो यहाँ देखा कि यहाँ तो
हर बाथरूम इतना अच्छा साफ़ सुथरा, और वहाँ सैनिटरी पैड ज़रूर होता है। और मैं आज भी अमेरिका में रहने के बाद अपने इंडिया जाती थी साल में एक बार, तो वहाँ पैड ढूंढने में बड़ी मशक्क़त, और उसके साथ साथ यदि वहाँ लड़कियाँ महिलाओं से बात करूँ कि आपकी यहाँ पैड क्यों नहीं मिलते या साफ़ सुथरी चीज़ें क्यों नहीं मिलती यहाँ पर, तो सब कहते भाई यहाँ पहुँचते नहीं तो हम ख़रीदते नहीं पैड, और यहाँ परेशानियाँ बहुत हैं। तो फिर हमको लगा कि कुछ ऐसा यहाँ समाधान हो जिसमें यहाँ के लोगों को, लड़कियों को सुविधाएं भी हों, उनको सही जानकारी भी मिले। तो उस मुहिम को लेके हमने सुकर्मा फाउंडेशन 2016 में इंडिया में पहले बनाया, और उसका उद्देश्य यही था कि कैसे हम एक सस्ता, सुंदर, अच्छा सैनिटरी पैड हम गांव-गांव, आदिवासी गांव में और भी जो स्कूल्स हैं वहाँ पर हम पहुँचे अवेयरनेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं कि हमने पैड दे दिया हमारा काम ख़त्म हो गया। उनको वो टैबू के बारे में चर्चा करना, समाज में इतनी सारी परेशानियाँ फैली हैं, जो इतनी सारी अभी भ्रांतियाँ हैं कि लड़कियों को बचपन की जो बातें होती हैं उनसे मेंटल ट्रॉमा भी होता है। कई लड़कियों को जब दूर रखा जाता है घर में, उनको आइसोलेशन में रहना पड़ता है, उनको ये चीज़ मत करो, पूजा घर में मत जाओ, ये मत करो, वो काफ़ी सारे ट्रॉमा महिलाओं को झेलने पड़ते हैं। तो हमने उस टॉपिक को लेके सुकर्मा फाउंडेशन बनाया, और उसके साथ साथ अभी और भी काम चल रहे हैं, हेल्थ में चल रहे हैं, एजुकेशन में चल रहे हैं, और सैनिटरी पैड में। सो दोस्तों, गलबात दा सिलसिला जारी रखेंगे। एक कमर्शियल ब्रेक लेने हैं, सवाल होर भी ने वापस आने हैं कमर्शियल ब्रेक तो बाद। गलबात चल रही है सोशल एक्टिविस्ट माया विश्वकर्मा के नाल। जी माया जी, अब भारतीय नारी की बात करते हैं। संविधान में नारी को इक्वल अधिकार दिए गए हैं, बराबर है। क्या सही मायनों में या प्रैक्टिकली भारतीय नारी इक्वल राइट्स हैं उसके पास? देखिए, मैं जैसे अभी काफ़ी समय से अभी भारत में समय बिताना शुरू किया है, करीब 10-15 साल से, बहुत ही ज़्यादा। और अभी मैं बताऊं तो मैं अपने गांव की सरपंच भी हूं। तो मैं यदि इस पे बात करूं अधिकारों पे, तो वो पेपर पे है अभी, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे उतना नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा संविधान कहता है कि महिलाओं को इसमें चुनाव में आरक्षण होना चाहिए, और उनको पढ़ाई में आरक्षण होना चाहिए। पढ़ाई का तो डेफिनेटली है, लेकिन हम जो चुनाव लड़ने की बात करें कि हर गांव में जब 2-4 साल में रिजर्व सीट आती है, तो उसमें ST SC की महिलाएं या अन्य भी जो होती हैं, तो वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प बन के रह जाती हैं, क्योंकि उनके आसपास इतने सारे लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारा मेहनत है कि उनको उतना ऊपर तक आने में टाइम। क्या चैलेंज हैं आज की, जब हम बात कर रहे हैं स्टूडियो में बैठे हुए भारतीय नारी को? देखिए, चैलेंज यही है कि यदि पहली बात तो महिलाएं यदि पूरा अप टू डेट और उतनी पढ़ी लिखी और उतनी दबंग नहीं है, तो उन्हें हर बात से डर लगता है, और डराने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। यदि महिला सक्षम है वहाँ पर, और वो अपनी बात रख पा रही है निडर होके, और उसको जो आसपास के लोग हैं डरा धमका मतलब नहीं रहे, एक उसका सम्मानजनक सोच के साथ में उसके डिसीजन को अप्रूव कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर वहाँ तक आने में महिलाओं को बहुत समय लगेगा। क्योंकि ये सारा लीडरशिप जो है वो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा से ही आता है। और आज हम देखते हैं कि हमारे गाँव में स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, स्पेशली लड़कियों की हालत, मतलब जो शिक्षा में हम बात करें बहुत पीछे स्तर है। तो वहाँ पर जब तक हम उनको उस स्टेज पे नहीं लाएंगे, तब तक वो समाज में अपना जगह नहीं बना पाएंगे। अपने गांव के सरपंच है तो जाहिर है सियासत में, राजनीति में रुचि रखते होंगे, तो मेरा ख्याल है आपने आपकी ओर से मेंबर पार्लियामेंट के लिए भी इलेक्शन लड़ा है। जी, मेरी यात्रा तो वहीं से शुरू हुई थी, फिर धीरे धीरे सोशल में बदल गई, क्योंकि मेरा उद्देश्य भी यही था। तो वहाँ पर मैंने यात्रा की शुरुआत करी, और वो जो अनुभव हुए, उन्हीं अनुभव को लेकर ही ये सारी समस्याएं के बारे में पता चला, डिटेल पता चली, तो फिर इसके बारे में काम करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई जिसका नाम स्वराज मुमकिन है, और पुस्तक भी लिखी। तो मूवी कोई भी उस पर यूट्यूब में कौन सी पुस्तक लिखी है, क्या टाइटल था इसका? स्वराज मुमकिन है। एक गांव की कहानी है कि कैसे गांव के लोगों ने मिलकर उस गांव को स्वावलंबी और एकदम निर्मल विलेज, मतलब आदर्श विलेज बना, आइडियल विलेज बनाया।
और उसमें किसी भी उन्होंने मंत्री की विधायक की मदद नहीं ली, और उस योजना के तहत ऐसे बहुत सारे और गांव इंस्पायर हुए। तो उस पे आधारित एक पुस्तक है और उसी पे आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, और उसी से इंस्पायर होके कि मैं उस गांव को देखते हुए अपने गांव को कैसे बनाऊं, कैसे वहाँ पर बिना चुनाव, मतलब एक निर्विरोध पंचायत और पूरी महिला पंचायत, जो मेरी पंचायत है उसमें सिर्फ मैं सरपंच नहीं, मेरे साथ सारी महिलाओं की सिर्फ टीम है, मतलब कोई भी पुरुष हमारे पंचायत में नहीं है, और वो सारी निर्विरोध हैं। उससे हमको भारत सरकार, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने हमको 15 लाख रुपए का प्राइज़ भी दिया, और वो सारा प्राइस जो है वो हमने गांव के डेवलपमेंट में लगाया और लड़कियों की शिक्षा में लगाया, कि कैसे हम लड़कियों को कंप्यूटर की शिक्षा दें, वहाँ लाइब्रेरी खोलें, वहाँ एक साफ स्वच्छ मतलब सड़क बनाए, रोड बनाए और नाली बनाए। इस तरह से मतलब बहुत सारे अनगिनत काम हैं जो गांव में मतलब हो सकते और होते रहने चाहिए, जो पिछले कुछ सालों में मतलब वहाँ उतना नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि यदि आप एक अच्छा प्रतिनिधि गांव में बनता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को ही ठीक कर सकता है। और हमारे देश में ये ख़राब हालत इसलिए है कि हम सही लोगों को सही जगह नहीं बिठाते हैं। तो आपने बात की सही लोग, क्या परिभाषा है सही लोगों की आपके यहाँ? देखिए, सही लोगों की परिभाषा ये है कि जैसे हम कनाडा में आज बैठे हैं, यहाँ किसी भी व्यक्ति को ये परेशान नहीं होना पड़ता कि उसको अपने पार्षद को ढूंढना है या अपने विधायक को ढूंढना है या मंत्री को। मैं आप भारत जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि मंत्रियों के पीछे लाइन लगी है, विधायकों के पीछे लाइन लगी है, सरपंचों के क्यों लगी है? क्योंकि हमने सिस्टम नहीं बनाया है। ये काम यहाँ भी शुरू कर दिया, वहाँ से लोगों ने आकर यहाँ भी हाथ डालने का काम शुरू कर दिया। तो यहाँ भी है जी। अभी क्योंकि जस्ट 15 सेकंड्स, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को और लिसनर्स को? देखिए, मेरा मैसेज इतना ही है कि आप सब लोग बिल्कुल अपने भारत से जुड़ें। आप जो भी काम करना चाहते हैं अपने स्तर से कोशिश करें कि हम वहाँ के लोगों को स्पेशली एजुकेशन में कैसे आगे ला सकते हैं, और सब लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हम अपने आप को ऐसा ना समझें कि हम नहीं कर सकते। आप यहाँ से बैठे भी बहुत सारा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माया विश्वकर्मा जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सो दोस्तों, ਇਹ ਸੀ ਮਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਟੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।